एक जंगल में बहुत सुंदर और सीधा साधा सा पेड़ था। एकदम हरा भरा पेड़, और उस पर बहुत अच्छे फल भी आते थे। उस पेड़ को बच्चे बहुत अच्छे लगते थे। उस जंगल के रास्ते से बच्चे स्कूल की तरफ जाते थे और पेड़ रास्ते से स्कूल जाते हुए बच्चों को अक्सर देखा करता था। आओ बच्चों, आओ, मेरी शाखाओं पर बैठ जाओ। तुम मेरी शाखाओं पर चढ़कर खेल भी सकते हो। अरे नहीं नहीं, कोई इस पेड़ पर मत चढ़ो, मुझे तो ये भूत लगता है। अगर हम इस पेड़ पर चढ़ गए, कहीं ये हमें पकड़ न ले। नहीं नहीं बच्चों, मुझसे डरो मत, मुझे तो बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। तुम सब स्कूल में पढ़ने जाते हो, क्या तुम मुझे भी पढ़ाओगे? उन बच्चों में एक लड़का मोहन होता है। सारे बच्चे चले जाते हैं, मोहन वहीं रुक जाता है और पेड़ से कहता है, सुनो मेरे प्यारे पेड़, मुझे तुम बहुत अच्छे लगे। क्या मैं तुम्हारी शाखाओं पर चढ़ सकता हूँ और फल खा सकता हूँ? हाँ हाँ, मुझे बहुत खुशी होगी। आओ आओ, तुम मेरी शाखाओं पर झूला झूलो, खेलो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बस तुम थोड़ा सा गणित सिखा दो। गणित? तुम सीखना चाहते हो? क्यों? क्या करोगे? ये जो मेरी शाखाओं पर फल आते हैं ना, मुझे इन्हें गिनना होता है। अच्छा, चलो बोलो। 1 2 3 4। 1 2 3 4। वाह, ये तो बहुत आसान है। 1 2 3 4। 1 2 3 4। बस ऐसे ही करते करते पेड़ और मोहन बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। ऐसे ही मोहन बड़ा होता चला गया। एक दिन पेड़ मोहन से कहता है, मोहन, तुमने मुझे गणित बहुत अच्छे से सिखा दिया। अगर मैं तुम्हारे कभी किसी काम आ सकूं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एक बार बहुत दिन हो जाते हैं, मोहन पेड़ के पास नहीं आता। पेड़ बहुत उदास हो जाता है और मोहन का इंतजार करने लगता है। अरे मोहन, तुम आ गए, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। प्यारे पेड़, तुम मेरे दोस्त हो ना? मैं तुम्हारे फल लेकर अपना व्यापार शुरू करना चाहता हूँ। हाँ हाँ मोहन, तुम मेरे दोस्त हो, तुम मेरे फल ले जाओ, अपना व्यापार शुरू करो। मोहन पेड़ के फल लेकर अपने फलों का व्यापार शुरू कर लेता है और बहुत अमीर हो जाता है। फिर एक दिन मोहन पेड़ से मिलने आता है। मेरे प्यारे पेड़, आज मैं तुम्हारी वजह से इतना अमीर हो गया हूँ। मैं यही चाहता हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो। उसके बाद मोहन कई सालों तक पेड़ से मिलने नहीं आता। जब वो आता है तो देखता है कि पेड़ की शाखाएं किसी ने काट दी हैं। पेड़ की सिर्फ जड़ बची है। देखो मोहन, देखो, इंसान कितना मतलबी है। जो लोग राह चलते मेरी तरफ कभी देखते भी नहीं थे, आज वो अपने मतलब के लिए मेरी शाखाएं काट कर ले चुके हैं। अब तो मेरे फल भी नहीं आते। मेरे प्यारे पेड़, तुम कल भी मेरे दोस्त थे और आज भी मेरे दोस्त हो। मैं यूं ही तुम्हें हमेशा मिलने आऊंगा। मुझे माफ कर दो। जादुई पेड़ और मुर्गी का अंडा। लाली नाम की एक बहुत प्यारी मुर्गी थी। बहुत जल्दी वो अंडे देने वाली थी, लेकिन उसे ये चिंता हमेशा रहती कि अगर उसने अंडे दिए तो कोई ना कोई व्यापारी या फिर कोई लालची इंसान उसके अंडों को चुराकर खा जाएगा और वो अपने बच्चों से कभी नहीं मिल पाएगी। उसे हमेशा इस बात की चिंता लगी रहती। एक दिन वो एक पेड़ के नीचे बैठकर बहुत ज्यादा सोचने लगी और सोचते सोचते उसे रोना आ गया। क्या करूं? मेरे अंडे आज नहीं तो कल वो आते ही होंगे। जब अंडे होंगे तो उन्हें कहाँ रखूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। कोई ना कोई आएगा और मेरे अंडे चुरा कर खा जाएगा। कब से अंडे दे रही हूँ मगर अपने बच्चों से नहीं मिल पाती। ये दुनिया बहुत खराब है। हमें भगवान मेरी मदद करो, मुझे कोई उपाय बताओ भगवान। मुर्गी की बात सुनकर पेड़ ने आवाज लगाई,
क्योंकि वो पेड़ जादुई था। तो उसने अपनी पत्तियां झाड़ी और मुर्गी से कहा, क्या बात है, रो क्यों रही हो? हाँ, कौन है? अरे मैं हूँ, जिसके नीचे तुम बैठी हुई हो। क्या तुम बात कर सकते हो? हाँ, मैं कोई छोटा मोटा आम पेड़ नहीं, मैं एक बहुत बड़े ऋषि मुनि की तपस्या वाला पेड़ हूँ। ऋषि मेरे यहाँ पर बैठकर तपस्या करते थे। बहुत से जादू सीख चुका हूँ। बताओ तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? मुर्गी अपनी सारी परेशानी पेड़ को बताती है। पेड़ जोर जोर से हंसने लगता है। ये तो कोई बड़ी बात नहीं। अब तो तुम अपने अंडे मेरे पेड़ के नीचे ही देना। जो भी चुराने आएगा उसे अंडे नजर नहीं आएंगे। मैं ऐसा जादू डालूंगा। क्या ऐसा हो सकता है? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तो ठीक है, मैं अपने अंडे यही दूंगी। मुर्गी तय कर लेती है कि अब वो पेड़ के आसपास ही रहेगी। जब वो अंडे देती है तो बहुत खुश हो जाती है। पेड़ दिन रात उनका ध्यान रखता है। अगर किसी की अंडों पर नजर भी पड़ती तो उन्हें पास आने पर अंडे नजर ही नहीं आते। जैसे ही बच्चे बाहर आते हैं, मुर्गी बहुत खुश हो जाती है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे तीनों बच्चे बिल्कुल सलामत हैं। अब मैं अपने गांव लौट रही हूँ। जादुई पेड़, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। मैं तुम्हें राखी बांधना चाहती हूँ। पेड़ बहुत भावुक हो जाता है। मुर्गी एक बड़ा सा धागा लेकर पेड़ पर बांध देती है और उसे अलविदा कह देती है और खुशी खुशी अपने घर वापस आ जाती है। जंगल के पास में एक बहुत सुंदर बागीचा था, जहाँ पर बहुत सारे आम के पेड़ थे। वहाँ पर एक पेड़ था जिस पर बहुत ही रसीले मीठे आम आया करते थे। उसी पेड़ के बगल में एक छोटा सा पेड़ था जिसके ऊपर एक काले रंग का कौवा रहा करता था। मगर उस पेड़ के ऊपर अभी बिल्कुल भी आम आने शुरू नहीं हुए थे। काला कौवा बहुत प्यारा था, सबको बहुत प्यार से, आदर से, सम्मान से बात करता था। क्या बात है? कहाँ जा रही हो लोमड़ी? कुछ नहीं, अपनी मौसी के घर जा रही हूँ। कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ। अच्छा, ध्यान रखना, बारिश का मौसम हो रहा है। ठीक है कालू भाई। कालू इसी तरह सबके साथ हंसी खुशी रहा करता था। एक दिन अचानक एक बड़ा सा कौवा उस बागीचे में आकर रहने लगा। ये बागीचा तो रसीले आमों से भरा पड़ा है। किसी को यहाँ पर खाना है तो मेरी इजाजत लेनी होगी। वो दुष्ट काला कौवा हर किसी को परेशान करने लगा। हर कोई वहाँ से गुजरते हुए 100 बार सोचता। एक दिन कालू के पास वो नया वाला बड़ा कौवा आकर कहता है, तू यहाँ कब से रह रहा है? चल निकल यहाँ से। आज के बाद ये बागीचा बस मेरा होगा, समझा? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं यहाँ बरसों से रह रहा हूँ और ये बागीचा किसी का नहीं, ये हम सबका है। दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। बड़ा काला कौवा छोटे मासूम कौवे को घायल कर देता है और अपने पेड़ पर जाकर बैठ जाता है। यह सब रसीला आम का बड़ा पेड़ देख रहा था। रसीला पेड़ कालू को आवाज लगाकर कहता है, सुनो कालू, मेरे पास आओ। कालू हैरान रह जाता है। क्या ये पेड़ से आवाज आ रही है? हाँ हाँ, मैं बोल रहा हूँ। मेरे अंदर जादुई शक्तियाँ आ चुकी हैं। अब तो बरसों से यहाँ पर रह रहा हूँ ना। तुम मेरी शक्तियों का इस्तेमाल करो। आज के बाद सिर्फ और सिर्फ मेरे आम खाना। मेरे आम खाओगे तो बहुत सारी शक्ति तुम्हारे अंदर आ जाएगी और इस बड़े काले कौवे को मार गिराओगे। कालू कौवा यही करता है। अब वो दिन रात सारे रसीले बड़े बड़े आम खाने लगा।
धीरे धीरे उसके अंदर शक्ति बढ़ गई और एक दिन युद्ध के दौरान उसने बड़े कालू कौवे को मार गिराया और सारे जंगल और बागीचे को उस दुष्ट कौवे से निजात मिल गई। गरीब का सोने का सेब का पेड़। एक गांव में चंदू नाम का एक आदमी रहता था। वो बहुत गरीब था। वो पास के गांवों में लोगों के खेतों में काम करके अपनी रोजी रोटी कमाया करता था। सभी लोग उसे मेहनत मजदूरी दिया करते थे और खाने को खाना भी दिया करते थे। लेकिन जगन सेठ बहुत ही चालाक था। चंदू जब भी जगन सेठ के बागीचे में काम किया करता था तो जगन सेठ उसे कम पैसे दिया करता था और खाना तो दूर, उसे पानी भी पीने नहीं देता था। अरे चंदू, क्या कर रहा है वहाँ पे? काम धंधा नहीं करना है क्या तूने? बस जब देखो खाना खाता रहता है, पानी पीता रहता है। चलो चलो लगो काम पे। हाँ सेठ जी, बस जरा प्यास लग गई थी, अभी सारा काम खत्म कर देता हूँ। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। एक दिन जगन सेठ जब अपने गोदाम में पौधे देख रहा था तभी उसकी नजर वहाँ पड़े सेब के सूखे पौधों पर पड़ी। अरे ना जाने ये मुंशी जी कहाँ से उठा लाए हैं पौधे, सूखे ही पड़े हैं, क्या करो इनका। तभी वहाँ पर चंदू आता है और वो जगन सेठ से कहता है, सेठ जी सारा काम खत्म हो गया है, आप मुझे मेरी मजदूरी दे दीजिए, मैं चलूं फिर। तभी सेब के सूखे पौधों को देखकर जगन सेठ को एक आइडिया आता है और वो चंदू से कहता है, अच्छा इधर आ, एक काम कर, ये सेब के पौधे हैं, ले जा इन्हें अपने आंगन में लगा लेना। सेठ जी मैं इन पौधों का क्या करूँगा, ये तो वैसे ही सूखे हैं। ले जाने हैं तो ले जा, वरना जा यहाँ से, कुछ नहीं मिलेगा। चंदू चुपचाप वो सेब के सूखे पौधे उठाता है और अपने घर के आंगन में जाकर लगा देता है। वो उन पौधों की बड़े अच्छे से देखभाल करता है। एक महीना बीतने के बाद चंदू के आंगन में सेब के पौधे लहलहाने लगते हैं। अब उनमें फूल भी आ जाते हैं। चंदू ये देखकर बहुत खुश होता है। अरे वाह, मैं तो इन पौधों को बिल्कुल बेकार समझता था, इन पौधों में तो फूल भी आ गए हैं, अब जल्दी ही इनमें सेब लगेंगे। एक दिन सुबह जब चंदू उठकर अपने पौधों के पास जाकर देखता है तो वो हैरान हो जाता है, उसमें सुनहरे रंग के सेब लगे हुए थे। अरे वाह, ये सुनहरे रंग के सेब, ऐसे सेब तो मैंने आज तक कभी नहीं देखे। चंदू सभी सेब तोड़कर शहर की मंडी में जाता है। सेब के व्यापारी सेब देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और वो चंदू से कहते हैं, अरे भाया कहाँ से लाए हो ये सेब तुम? ये सेब तो मिलते ही नहीं है यहाँ पर, क्या दाम लोगे इनका? सेठ जी जो देना है दे दीजिए। अब भैया मैं तो इनका 1 लाख रुपए दूंगा। क्या कहा, 1 लाख रुपया? अच्छा ठीक है, 2 लाख ले लो। चंदू हैरान हो जाता है और 2 लाख में वो सभी से व्यापारी को बेच देता है और वो पैसे लेकर घर आता है। लेकिन अगले सुबह वो देखकर फिर हैरान हो जाता है क्योंकि सुनहरे सेब फिर से पेड़ों में लगे थे। इस तरह से सुनहरे सेब बेचकर चंदू की बहुत अच्छी आमदनी होती है। चंदू की इस तरह से कमाई होते देखकर जगन सेठ अपना सिर पीट लेता है। अरे मैंने ये क्या कर दिया, मैंने तो सूखे पौधे समझकर इसे दिए थे, देखो तो ये तो मुझसे भी ज्यादा सेठ बन गया है। और इस तरह से उन सूखे जादुई सुनहरे सेब के पेड़ों ने चंदू की किस्मत ही पलट दी। इसीलिए कहते हैं हमें किसी भी चीज को बेकार नहीं समझना चाहिए, उसकी अच्छे से देखभाल करनी चाहिए। नीता के आंगन में बहुत प्यारा एक अंगूर का बेल था। बहुत प्यारा पेड़ था वो। और उसी आंगन में नीता की बकरी भी बंधी रहती थी। बकरी दिन रात वहीं उस आंगन में रहती थी। एक दिन नीता स्कूल चली जाती है और पीछे से बकरी को खूंटे से बांधना भूल जाती है। नीता की बकरी धीरे धीरे अंगूर की बेल के पास जाती है और वहाँ से छोटे छोटे खट्टे अंगूर खाने लगती है। कितना मजेदार अंगूर है,
आज तो नीता मुझे बांध कर भी नहीं गई। अगर ऐसा रोज हो जाए तो मैं रोज अंगूर खाऊंगी, लेकिन इसके लिए मुझे शैतानियाँ कम करनी होंगी। बहुत अच्छे से रहूंगी ताकि नीता कल भी मुझे ना बांधे। बकरी बहुत तरीके से रहती है, कोई गंदगी नहीं करती। नीता की माँ उससे कहती है, अरे नीता, देख तो हमारी चम्मो ने तो जरा भी गंदगी नहीं फैलाई है। अब ये बड़ी हो गई है, इसे खूंटे से बांधना बंद कर दे। ठीक है माँ। नीता ने अब अपनी बकरी को खूंटे से बांधना बंद कर दिया। कुछ महीनों के बाद बरसात आती है और अंगूर की बेल बहुत ऊपर चढ़ जाती है। अब बकरी का मुंह अंगूरों तक नहीं पहुंच पाता। हाँ, क्या करूं? इतनी दूर अंगूर लगे हैं। आज तो अंगूर खाने के लिए बेल पर चढ़ना होगा, मगर कैसे? नीता की बकरी भी बेल चढ़ने लगती है, लेकिन धड़ाम से नीचे गिर जाती है और उसके पैर में मोच आ जाती है। बकरी जोर जोर से रोने लगती है। नीता और उसकी माँ उसका खूब ख्याल रखते हैं। किसने कहा था दीवार पर चढ़ने को? अब तो तुम शैतानी करने लगी हो। कहो तो खूंटे से बांधना शुरू कर दूं? अरे ना बेटा ना, मत बांध बेचारी को, अब तो इसकी एक टांग टूट गई है। अगले दिन से बकरी निराश होकर बैठी रहती। एक दिन अचानक दोपहर के समय में बेल से आवाज आती है। क्या बात है बकरी, बहुत शांत बैठी हो? ये चोट कहाँ से लगवा ली? एक छोटा सा नन्हा सा तोता वहाँ आकर बकरी से बातें करने लगता है। बकरी उसे पूरी बात बताती है। तब तोता उससे कहता है, अरे अरे कोई बात नहीं, चोट ही तो लगी है, कुछ दिनों में तुम ठीक हो जाओगी। अभी तुम्हारे लिए खट्टे खट्टे मीठे मीठे अंगूर तोड़ कर लाता हूँ। आज से मेरी दोस्ती पक्की समझना। बकरी बहुत खुश हो जाती है। नन्हा तोता बड़ा सा गुच्छा अंगूरों का तोड़कर उसके लिए ले आता है। बकरी मजे से खाती है। तोता भी हर रोज वहाँ आने लगता है और दोनों मिलकर खाते हैं। इस तरह से उनकी दोस्ती हो जाती है। हमें मुसीबत के समय अपने दोस्तों का ख्याल रखना चाहिए। जोधपुर के गांव में बिपिन अपने दोस्तों के साथ गिल्ली डंडा खेल रहा था। तभी उसका दोस्त वेंकट दौड़ता हुआ वहां पर आया और चिल्लाने लगा, अरे यार बिपिन, तुम्हारे घर को बैंक वाले जब्त करने के लिए आए हैं। तुम्हारे पापा ने कुछ कर्जा लिया, लेकिन उसको समय पर चुकाया नहीं। इसीलिए बैंक वाले कुछ गुंडों के साथ आकर घर का सारा सामान बाहर फेंक रहे हैं। जल्दी आओ, चलो चलो। अरे यार, ये तो मेरे पापा मुझे भी नहीं बोला। चलो चलो जल्दी चलो। जब बिपिन और वेंकट वहां पर पहुंचा, बैंक ऑफिसर सामान को बाहर फेंक दिया। जब बिपिन उनको रोका तो बैंक ऑफिसर ने ऐसा बोला, क्यों रे, अभी शर्मिंदा हो रही है क्या? जब कर्जा लिया है तो चुकाना भी पड़ेगा ना। पेड़ के जितना हुआ है, लेकिन अपने बूढ़े बाप का कर्जा नहीं चुका सकते क्या? सर, आप मुझे 1 महीने की मोहलत दीजिए, मैं आपका सारा पैसा चुका दूंगा। ऐसा बोलते ही बैंक वाले चले गए। बिपिन अपने पापा से बात कर रहा होता है, तभी एक कौवा आकर एक खत को बिपिन के सामने फेंक कर चली जाती है। अरे, ये तो मेरे दादाजी का खत है। उनको गुजर के बहुत साल हो गए। इस पे कुछ लिखा है पिताजी। घने जंगल के अंदर एक नदी पार करके जाओ तो तुम्हें एक जादुई मछली का पेड़ मिलेगा। पिताजी, ये देखो, उसका नक्शा भी है यहाँ पर। चलो यार वेंकट, तुम मेरे साथ चलो। हम वहाँ जाएंगे और उस जादुई मछली के पेट से मछली निकालकर पैसे कमाएंगे। पागल तो नहीं हुआ? पेड़ में से मछली और ये खत में जो लिखा है, तुम उसे विश्वास कर रहे हो?
क्या करूं यार वेंकट, मेरे पास अभी तरकीब कुछ नहीं है, चलो मेरे साथ। ऐसा दोनों दोस्त घने जंगल में चले जाते हैं। नदी पार करने के बाद उनको एक बड़ा विशाल सांप नजर आती है। तभी सांप ने पूछा, आप दोनों हट्टे कट्टे हो, बोलो आप में से कौन मेरा भोजन बनेगा? मैं अभी बुढ़ा हो चुका हूँ और मुझे बहुत भूख लगी है। तभी वेंकट ने बोला, अरे यार, मैं तेरे साथ आकर किधर फंस गया रे? तुरंत विपिन ने बोला, साहब जी, मुझे बस एक जादुई मछली का पेड़ की तलाश है। एक बार वो मिल जाए, मैं आकर आपका भोजन बनूंगा। बस अभी के लिए हमको छोड़ दो। इंसान बहुत धोखेबाज होते हैं, मैं तुम्हारी बात कैसे मानूं? साहब जी, आप एक काम कीजिए, वेंकट को वह पेड़ दिखा दीजिए। मैं आपका भोजन अभी बन जाऊंगा, आप मुझे खा सकते हैं। सभी लोग मेरे बात सुनकर ही भाग जाते हैं, लेकिन एक तुम ही हो जो यहाँ पर है। लगता है तुम बड़े ईमानदार आदमी हो। वो देखो, जादुई मछली का पेड़, जितना भी मछली चाहिए लेके जाओ। सांप ऐसा बोलते ही वहाँ पर एक जादू पेड़ मछलियों से भरा हुआ प्रत्यक्ष हो जाता है और सांप गायब हो जाती है। तभी विपिन और वेंकट सारे मछलियों को लेकर बाजार में बेच देते हैं। ऐसा ही एक महीने के अंदर विपिन बैंक का सारा कर्जा भी चुका देता है और अपने बुजुर्गों का घर को बचा लेता है। चंदा की एक बहुत ही अच्छी आदत थी। वो जहाँ से पानी भरती थी, उसके आसपास के बड़े बड़े पेड़ पौधों पर पहले पानी डालती, उसके बाद अपनी मटकी लेकर घर जाती। ये उसकी रोज की दिनचर्या का काम था। आसपास के बड़े बड़े वृक्ष हमेशा उसका इंतजार करते। चंदा आती ही होगी, आज बहुत प्यास लगी है, जल्दी आ जाए तो मजा आ जाए। हाँ भाई, तुम ठीक कहते हो, ये लड़की पूरे गांव में सबसे अच्छी है। हमेशा हर रोज हमें आकर यहाँ पर पानी देती है। कितने दिन हुए बरसात भी नहीं हुई। अगर चंदा ना होती तो हम सूख जाते। ठीक कहा तुमने। सभी पेड़ चंदा का इंतजार करते हैं। चंदा को देखकर हर पेड़ खुश हो जाता है। आ गई मैं। आज जरा खाना बनाने में देरी हो गई, इसीलिए अभी तुम सबको जल्दी से पानी दे देती हूँ। अरे अरे, बहुत गर्मी है। चंदा नदी से पानी भरती है और एक एक घड़ा हर पेड़ पर डाल देती है। हर पेड़ लहराने लगता है, खुशी से झूमने लगता है। अरे अरे अरे, देखो कैसे लहरा रहे हो। तुम्हारी तो खुशी का ठिकाना नहीं, आम पेड़। हो, क्यों ना हो, इतनी प्यास लगी थी और तुम आ गई। एक बहुत ही प्यार भरा रिश्ता चंदा का पेड़ों के साथ बन गया था। एक दिन वो आम के पेड़ के नीचे बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। चंदा, तुम रोती क्यों हो? बात क्या है? चंदा सारी बात पेड़ों को बताती है। अब वो पेड़ों की भाषा समझती थी। मैं चली जाऊंगी। बाबूजी ने मेरे दूसरे गांव में शादी तय कर दी है। तुम सबकी बहुत याद आएगी। कौन तुम्हें पानी देगा? मुझे बहुत दुख हो रहा है और पिताजी के पास शादी के लिए पैसे भी नहीं है। वो हमारी दोनों बकरियां और गाय को बेच रहे हैं। उन पर इतना बोझ आ गया, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। चंदा की बातें सुनकर आम का पेड़ और बाकी पेड़ फूट फूट कर रोने लगते हैं। तभी आम का पेड़ कहता है, चंदा ने इतने सालों तक हमारी सेवा की है, हमारा भी तो कोई फर्ज बनता है। भगवान ने हमें इस धरती पर भेजा है तो कोई ना कोई पानी पिला ही देगा। आम के पेड़ को वरदान था
कि वो जब चाहता अपने आम को सोने का करके किसी को भी भेंट कर सकता था। जहाँ पर चंदा रो रही थी, उसकी झोली में आम का पेड़ सोने के आम डाल देता है। चंदा हैरान रह जाती है। अरे सोने के आम ये कहाँ से आए? आम के पेड़, क्या ये तुमने मुझे दिए हैं? पेड़ शाखाओं को हिलाकर जवाब देता है। हाँ, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए शादी का तोहफा। इसे ले जाओ और अपने पिताजी को दे दो। किसी भी पालतू जानवर को बेचने की जरूरत नहीं। और हमारा क्या है, तुम अपनी सहेली गोपी को कहना, वो हमें पानी दे दिया करेगी। चंदा बहुत खुश हो जाती है। सभी पेड़ों को गले लगाकर वो अपने घर लौट जाती है। कुछ ही दिनों में चंदा की धूमधाम से शादी हो जाती है और फिर उसकी सहेली गोपी रोज आकर पेड़ों को पानी देती है।